क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसेस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो इसीलिए ऐसे ही वीडियोज आएंगे जो आप लोगों को एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली हेल्प कर सकें। हर वीडियो से आप लोगों को लगभग 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के एग्ज़ाम से पहले जितने भी वीडियो अब चैनल्स पर अपलोड होंगे, उससे आप लोगों को परीक्षा में लगभग 90 क्वेश्चन आप लोग आसानी से इन वीडियो की सीरीज से आप लोग कर सकते हैं। आज उसी सीरीज में हमारा पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग बजट को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बजट की कितनी भूमिका है। बजट से हमेशा आप लोगों को, हाँ ये सच है कि तथ्यात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा याद करने में आप लोग को तकलीफ होती है, लेकिन अगर हम इसको कुछ लिंक करके या समझ करके चीज़ों को याद करेंगे तो वो डाटा हमेशा आपके माइंड में रिटेन रहेगा। और एक दो बार अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो आसानी से जब आपके सामने वो नंबर, वो डिजिट पेपर में दिखेगी, तो आप लोग उस प्रश्न को ईजिली सही कर पाएंगे। तो आगे के सभी वीडियोज़ को एक्सेस करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे रिलेटेड अगर आप पीडीएफ चाह रहे हैं तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया करूँगा लेक्चर के बाद में। वहाँ से आप लोग इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, और जो भी आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड ऑन करनी है वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। वैसे भी ये अपने आप में सफिशियंट है। उसमें यही डाटा लिखा गया है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग जगह से एक एक जगह मैंने इसको कंपाइल किया है और आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक अक्सर फैक्ट हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है कि फादर ऑफ बजट हम लोग किसको कहते हैं। तो वो जेम्स विल्सन जी को हम लोग फादर ऑफ बजट बोलते हैं। एक बात आप लोग समझें कि इस पूरे लेक्चर में आप लोगों को हल्की सी बोरियत महसूस हो सकती है, क्योंकि इसमें जो डाटा है बहुत ही ज़्यादा रहता है। फिर भी मैं उसको आप लोगों को अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। इसमें जो इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिलेगी आज या कल में, जिसमें आप लोगों को इकोनॉमिक्स के वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं वो एक ही वीडियो में आप लोगों को स्टैटिक फैक्ट्स के साथ साथ पूरे करा दिए जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग उस पार्ट को कवर करिएगा जो इकोनॉमिक का स्टैटिक पोर्शन है, और बाकी जो उसका करंट वाला सेक्शन है वो आपको जो एक एक वीडियो आएंगे इस सीरीज में आप उसको फॉलो करते रहिएगा। धीमे धीमे आपका सारा पूरा हो जाएगा। एग्जाम से लगभग 3-4 दिन पहले ही आपके वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी चैनल पर आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो ये बात हम लोगों ने समझ ली कि फादर ऑफ बजट हम लोग जेम्स विल्सन को कहते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को याद रखना है। दो समितियों के बारे में अक्सर हम लोग सुनते हैं और एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे गए हैं, एकवर्थ समिति और विवेक देवराय कमेटी। तो एकवर्थ कमेटी का गठन 1924 में हुआ था, और विवेक देवराय जो कमेटी है इसका गठन दोस्तों 2017 में हुआ था। एकवर्थ समिति ने क्या किया था कि जो कॉमन बजट और जो रेलवे बजट होता था उसको सेपरेट कर दिया था। मतलब इसकी जो सिफारिश की थी इन्होंने कि अलग अलग बजट आना चाहिए, रेलवे का आपका अलग बजट आना चाहिए और जो आपका कॉमन बजट आता है उसको आपको अलग प्रेजेंट करना चाहिए। तो ऐसी सिफारिश एकवर्थ समिति ने की थी, लेकिन एट लास्ट 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश के बाद से फिर से हमारा जो है अब कंबाइंड बजट आने लगा है। ठीक, इस बार का जो बजट का साइज है दोस्तों वो 48,20,512 करोड़ रुपीज़ आपके बजट का साइज है। आगे अगर हम लोग देखें तो बजट में किन चीज़ों पर फोकस किया गया दोस्तों, तो 4 चीज़ों पर मेनली फोकस किया गया है। फार्मर्स पर, पुअर पर्सन्स पर, और वुमेन्स पर, और यूथ पर, यानी कि किसानों पर, अन्नदाताओं पर, महिलाओं पर और युवा पर। इन 4 लोगों पर फोकस किया गया है। डायरेक्टली आप लोगों से पेपर में देखने को प्रश्न मिल सकता है कि इस बार के बजट में मेनली किन लोगों के ऊपर फोकस किया गया है, इस बार का जो बजट है किस पर आधारित है। तो थीम क्या है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर फोकस पूछेगा तो आप लोगों को फोकस में भी 4 सेक्टर्स पर फोकस किया गया, और जो थीम है उसमें भी 4 सेक्टर्स को डिटेल में बताया गया है। यहीं पर आप लोगों को
थोड़ा सा कैच है उसको पकड़ना है कि आपको प्रश्न में ध्यान से देखना है कि फोकस पूछा गया है कि थीम पूछा गया है, कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे फोकस में आप देखेंगे एफ आ रहा है, तो जो आपके 4 सेक्टर्स हैं उसमें से एक किसान यानी कि फार्मर है, वो भी एफ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, एफ से फोकस, एफ से फार्मर। तो फोकस किस पे करना है? फार्मर पे, पुअर पर, वुमेन पर और यूथ पे। थीम में हम लोगों ने किस पे फोकस किया है? एम्प्लॉयमेंट में, स्किलिंग में, एमएसएमई सेक्टर्स में और मिडिल क्लास, इन 4 ग्रुप्स पर हम लोगों ने थीम को, इस बार की बजट को डिजाइन किया है। इसमें कितने ग्रुप्स के ऊपर हम लोगों की प्रायोरिटीज हैं, कितनी प्राथमिकताएं हैं? तो 9 प्राथमिकताएं इस बार के बजट में बताई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं उनको एक बार हम लोग सीक्वेंस के रूप में देख लेते हैं। इसी सीक्वेंस में आपको बजट में भी इस बार के देखने को मिलेंगी। इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको मैंने अभी एक जगह कंपाइल किया है, उसको हम लोग एक एक करके भी देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और उसमें इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं। अगर मैं एक सेक्टर वाइज इसको कंपाइल करता, सेक्शन वाइज, तो उसमें आप लोगों को दिक्कत जाती। एक साथ मैंने इन सभी 9 प्रायोरिटीज़ के जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं वो आपको भी लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो 9 प्रायोरिटीज कौन कौन सी हैं? पहली प्रायोरिटी है दोस्तों प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस एग्रीकल्चर। दूसरी प्रायोरिटी है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तीसरी है आपकी इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अगली है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। अगली है आपकी अर्बन डेवलपमेंट। फिर आपका एनर्जी सिक्योरिटी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। इसकी चांसेस कम है पूछे जाने के, फिर भी आप लोगों को 4 ऑप्शंस में से पूछा जा सकता है कि इसमें से इस बार की बजट की कौन सी प्रायोरिटीज नहीं थी या थी। तो इस तरीके से आप लोगों को मोटा मोटा आप लोगों को ये 9 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर ये आपको ऑप्शंस में दिखते हैं तो उसको टिक करिएगा, अदरवाइज उस क्वेश्चन में जो आपका रॉन्ग आंसर हो उसको टिक करिएगा, यानी कि जो नॉन प्रायोरिटीज में से हो उसको आप टिक करिएगा। अगला जो है आपका, हम लोग देखते हैं कि जो इस बार का फिजिकल डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट है और प्राइमरी डिफिसिट है, कितना है। ये जो टर्म्स है ये आपके स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है। आई होप कि अभी तक आप लोगों को इन चीज़ों का अच्छे से समझ हो गई होगी। फिर भी कुछ दोस्तों को अगर इसमें दिक्कत है तो जो आपको स्टैटिक वीडियो चैनल पर अपलोड होने वाली है उसमें आप लोग देखेंगे तो आसानी से इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। इस बार ये फैक्चुअल वीडियो है इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है। तो फिजिकल डिफिसिट कितना है? 4.9% ऑफ जीडीपी। रेवेन्यू डिफिसिट है दोस्तों आपका 1.8% ऑफ द जीडीपी और जो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट है दोस्तों वो 0.6% है जीडीपी का और जो प्राइमरी डिफिसिट है वो कितना है? 1.4% ऑफ जीडीपी। अगली बात है कि हमें इनकम कहाँ से होती है, ठीक, मतलब सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसमें, पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है, ठीक। तो उसमें आप लोगों को एक सीक्वेंस में चीज़ों को याद करना है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ों को अरेंज करने में आ जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर इसमें जो सबसे पहले या जहाँ से हमको सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है वो है आपका बारोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। यहाँ से हमको 27% लगभग पैसा प्राप्त होता है। इनकम टैक्स से 19%, जीएसटी से 18%, कॉरपोरेशन टैक्स से 17%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 9% और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%, कस्टम से 4% और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से हम लोगों को 1% जो है आपकी इनकम प्राप्त होती है। तो ये आप लोगों को अरेंज करने को भी आ सकता है। इसमें आप लोगों को याद रखना है कि अक्सर जो होता था कॉरपोरेशन टैक्स जो होता था आपका ज़्यादा रहता था इनकम टैक्स से, लेकिन इस बार ये एक्सेप्शन है। पहली बार हम लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो इनकम टैक्स है वो आपका कॉरपोरेशन टैक्स से ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पर आप लोगों को फंसाया जा सकता है। तो जब आप लोग अरेंज करें तो यहाँ पर हल्का सा रुकें और चीज़ों को अच्छे से सोचें, फिर आप लोग अपना आंसर मार्क करिएगा। आपको याद रखना है कि इनकम टैक्स आपका दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है आपका बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, फिर उसके बाद है आपका जीएसटी, फिर उसके बाद है आपका कॉरपोरेशन टैक्स, फिर उसके बाद है नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर उसके बाद है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, फिर कस्टम, फिर नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। एक बार आप लोग आंकड़ा भूल भी सकते हैं 27, 19, 18, लेकिन जो इसका सीक्वेंस है वो आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर चांसेस यही होते हैं कि आप लोगों को इसको क्रोनोलॉजी में लगाने को देखने को मिले, यानी कि डाटा पूछे जाने के चांसेस कम रहते हैं। फिर पैसा हमारा खर्च कहाँ पर होता है, ये तो हम लोगों ने देखा कि पैसा आ कहाँ से रहा है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि पैसा खर्च कहाँ पर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो स्टेट्स के जो शेयर होते हैं टैक्स और ड्यूटीज में, उसमें होता है। लगभग जो होता है आपका 21% जो होता है आपका स्टेट्स के शेयर में चला जाता है,
ठीक, अगला है जो ब्याज की अदायगी में यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में चला जाता है, और अगला फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में, फिर डिफेंस में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, सब्सिडीज में, पेंशंस में, और जो रिमेनिंग खर्चे बचते हैं वहाँ पर। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहली बात है कि जो हमारा वो है क्या कहते हैं जो हमारी चीज़ें हैं यानी कि स्टेट में और सेंटर में, तो एक हम लोगों का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात बोली गई है कि हम लोगों को एक पैरेलल सिस्टम बना करके चलना है, यानी कि स्टेट्स को सेंटर की तरफ से फंडिंग रहती है तो उसमें जो स्टेट्स का शेयर रहता है, सबसे पहले कि सेंटर जो है आपको पैसा देगी किसको, राज्यों को, तो स्टेट्स का हिस्सा एक तरीके से हो गया। फिर दूसरे नंबर पर आपका आता है कि इंटरेस्ट पे करना होगा, क्या करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। फिर सेंट्रल सेक्टर्स की स्कीम्स होंगी, आप लोग समझ सकते हैं कि जो केंद्र की योजनाएं होंगी दोस्तों वो ज़्यादा होंगी। यहाँ से हम लोग दो चीज़ों को याद कर सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होंगी वो हमेशा आपकी ज़्यादा होंगी इन कंपेरिजन टू सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, जो कि केंद्र जो है वहाँ पर योजनाएं ज़्यादा चलाई जाती हैं। आप देखते होंगे अक्सर कि जो राज्य की योजनाएं होती हैं उनकी संख्या हमेशा कम रहती है केंद्र के कंपैरिजन में। तो इसको याद रखना है कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं वो हमेशा ज़्यादा होती हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से। ठीक, उससे पहले है आपका डिफेंस, सबसे लास्ट में आता है पेंशन, और पेंशन से पहले क्या है आपका सब्सिडीज हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोगों को आई होप क्लियर हो रही होंगी। अच्छे से अगर आप लोग एक बार ठहराव लेकर के चीज़ों को देखेंगे तो आसानी से चीज़ों को आप लोग अरेंज कर पाएंगे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो जो अब इस बार का नया टैक्स स्लैब है, जो नई टैक्स रिजीम है जिसमें आप लोगों को कम टैक्स पे करना है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। 0 से 3 लाख तक आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करना है। 3 से 7 लाख तक आपको 5% का पे करना है। 7 से 10 लाख तक आपको 10% अपनी इनकम का पे करना है, और 10 से 12 लाख तक आपको 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, 15 लाख से अधिक जितनी भी आपकी इनकम होगी उसमें आपको 30% ही टैक्स आप लोगों को पे करना है। ठीक, तो ये जो टैक्स स्लैब आपका बढ़ रहा है 5% पर बढ़ रहा है। जब 15 से आपका ठहराव कर दिया गया तो वहाँ पर आप लोगों को बस 10% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 0 से 3 लाख तक कितना है दोस्तों, 0%। 3 से 7 लाख तक कितना है, 5%। 7 से 10 लाख तक कितना है, 10%। 10 से 12 लाख तक कितना है, 15%। 12 से 15% तक कितना है, 20%। और 15 लाख से जब अधिक होता है तब कितना होगा आपका, 30%। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो हम लोगों को बजट में एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखने को मिला, वो है दोस्तों नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक कृषि। तो ये जो शब्द है इसको सुभाष पालेकर ने ZBNFS के नाम से भी संबोधित किया है। ZBNFS का फुल फॉर्म क्या होगा, जीरो बजटेड नेचुरल फार्मिंग सिस्टम। क्या होगा दोस्तों, जीरो बजटेड नेचुरल फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, फिर अगला जो है आपका अगले 2 सालों में 1 करोड़ फार्मर्स को कार्ड बना करके दिए जाएंगे, ये आपको डाटा याद रखना है। और 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसर्च सेंटर जो है वो आपके स्टेब्लिश किए जाएंगे। कितने, 10,000 जो आपके नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसर्च सेंटर हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। आई होप कि ये चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है कि नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से डायरेक्टली आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मल्चिंग, वास्प, प्लांट प्रोटेक्शन, जीवामृत और बीजामृत, ये आपके नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट्स हो गए। अगली जो है आपका पूर्वोदय प्लान, ये आप लोगों का जो ईस्टर्न रीजन है, जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, उसके ओवरऑल विकास के लिए पूर्वोदय प्लान को डिजाइन किया गया है। इसके अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं, इसको हम लोग WB जाओ यानी कि वेस्ट बंगाल जाओ से याद कर सकते हैं। W से हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, B से हो जाएगा आपका बिहार, फिर आपका J से हो जाएगा झारखंड, और A से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और O से हो जाएगा आपका उड़ीसा। अगला जो है आपका बिहार के गया में एक इंडस्ट्रियल सेंटर की स्थापना की जाएगी। फिर फूड सब्सिडी जो है इस बार के बजट में आप लोगों को कम कर दी गई है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितना बजट अलॉट किया गया है, 1.52 लाख करोड़ का बजट जो है इस बार कृषि क्षेत्र को आवंटित किया गया है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि 400 जिलों में डिजिटल खरीफ क्रॉप सर्वे आयोजित किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए नमो ड्रोन दीदी के लिए आवंटित किए गए हैं, और जो कृषि और अनुसंधान जो डिपार्टमेंट है उसके लिए 6% यानी कि 9,941 करोड़ जो है आपको अलॉट किए गए हैं। फिर उसके बाद प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड के लिए कितना बजट पास हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए। ठीक, फिर अगला है आपको नेशनल रिसर्च फंड
किसके अंतर्गत आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है और इसके लिए 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है आपका एमएसएमई सा। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं एक जगह मैंने आपको बताए हैं। 45% जो प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट होता है उसमें 45% आपके एमएसएमई के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। मुद्रा लोन जो कि एमएसएमई से रिलेटेड है उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। कितनी कर दी गई है? 20 लाख रुपए। उद्यमी जो हेल्पलाइन है वो भी आपकी एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। टैक्स को अब हम लोग देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, उसको रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दिया जाएगा। ठीक, सबसे पहला बात है, अगर जब हम लोग टैक्स में देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो 2% का ईएल यानी कि जो इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स जिसे 2020 से लागू किया गया था उसको 2% जो कि होता था उसको सरकार ने अब हटा दिया है। कैपिटल गेन टैक्स में हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिली है, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म का हो या आपका शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन टैक्स हो, दोनों में हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंजल टैक्स जो कि 2012 में प्रणब दा के द्वारा सजेस्ट किया गया था उसको इस बार एबॉलिश कर दिया गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स फॉरेन कंपनीज पर लगाया जाता है उसको 40% से घटा करके दोस्तों 35% तक कर दिया गया है। अब बजट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स होते हैं यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। इनकम 2 तरीके की होती है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। एक्सपेंडिचर भी आपका 2 तरीकों का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू इनकम है वो कितना है आपका 31.3 और जो आपका कैपिटल इनकम है दोस्तों 16.9 लाख करोड़ और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो है आपका 37.1 लाख करोड़ और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो है 15 लाख करोड़। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें याद हो गई होंगी। आगे हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो इन सब चीज़ों से अलग हैं, उनको हम लोगों ने एक साथ लिख दिया है। सबसे पहले एनपीएस वात्सल आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें क्या है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके अभिभावक उनके लिए एनपीएस का खाता खोल सकते हैं। अगला है आपका जो आपके पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा मदद भारत ने किसकी की है? आपकी भूटान को की है। इन्फ्लेशन का टारगेट जो है इस बार का दोस्तों वो है 4% का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का है। 32 क्रॉप्स की नई वेराइटीज़ को इस बार लॉन्च किया गया है। किसान क्रेडिट जो कि जन सामर्थ्य पर आधारित है 5 राज्यों में इशू किया जाएगा। कितने राज्यों में? ऐसा किसान क्रेडिट कार्ड जो कि जन सामर्थ्य पर आधारित है उसको आपका 5 राज्यों में दोस्तों जारी किया जाएगा। अगला है आपका कि जो 20 लाख किसान हैं उनको 5 साल के पीरियड में स्किल किया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप जो स्कीम है उसमें 21 से 24 साल के बच्चों को जो इंटर्नशिप करेंगे, 21 से 24 साल के जो यूथ्स हैं उनको 5,000 रुपये प्रति महीना 1 साल के लिए मिलेगा। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, मतलब किस सेक्टर में हमने पैसे आवंटित किए हैं। सबसे पहले क्या है कि डिफेंस में सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग 4,54,000 करोड़, तो वहाँ पर हमने अप्रॉक्स लिखा है 4.5 लाख करोड़ आप लोगों को डिफेंस सेक्टर में देखने को मिलता है। रिसर्च और डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में आपको 2.6 लाख करोड़ और एग्रीकल्चर में आपको 1.5 लाख करोड़। फिर उसके बाद होम अफेयर्स, फिर एजुकेशन, फिर आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, फिर एनर्जी, फिर सोशल वेलफेयर, फिर उसके बाद आपको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जब हम लोग सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है कि अपनी हम लोगों को सुरक्षा करनी होती है, इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर देंगे? डिफेंस में देंगे। डिफेंस में हम लोग सबसे ज़्यादा पैसा देंगे, कितना? 4.5 लाख करोड़। फिर उसके बाद हम लोगों को रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास करना होता है क्योंकि वही हम लोगों की बैकबोन है, तो रूरल डेवलपमेंट करेंगे। रूरल में क्या चीज़ होती है? आपकी कृषि हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है, तो किसका विकास होगा? कृषि का विकास होगा। जब कृषि का विकास हो जाएगा, जो लोग वहाँ पर रहेंगे वो अपने कच्चे मकान से पक्के मकान में शिफ्ट होंगे, तो होम घर ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, घर बनवाएंगे। जब घर बन जाएंगे, पैसे उनके पास आएंगे तो वो शिक्षा लेंगे। जब वो लोग शिक्षा ले लेंगे तो उनको आईटी सेक्टर भी समझ में आने लगेगा, तो धीमे धीमे वो लोग टेक्नोलॉजी से भी अवेयर हो जाएंगे। उसके बाद जब वो शिक्षित भी हो जाएंगे, इनकम भी अर्न कर रहे होंगे, तो वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। ठीक, जब हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारा पोल्यूशन जो हो रहा है उससे भी हमारी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो हम लोगों को एनर्जी यानी कि ऐसी एनर्जी का यूज करना है जिससे प्रदूषण कम हो सके।
फिर जब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, फिर जब एक व्यक्ति सक्षम हो जाता है तो वो क्या कहता है, आप हमको समाज का कल्याण करना चाहिए, यानी कि सोशल वेलफेयर सेक्टर में आएंगे। फिर एट लास्ट हम लोगों को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सबसे कम हम लोग खर्चा करते हैं। तो आई होप कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। सबसे ज़्यादा किस में? डिफेंस में, फिर आपका रूरल डेवलपमेंट में, फिर एग्रीकल्चर में, फिर होम अफेयर्स में, फिर उसके बाद एजुकेशन में, एजुकेशन से आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन से हेल्थ में, और हेल्थ के बाद आपका एनर्जी से, और एनर्जी से फिर आपका सोशल वेलफेयर, एंड एट लास्ट आप लोगों का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर कुछ स्कीम्स के बारे में दोस्तों हैं जो अक्सर आप लोगों को इन स्कीम्स के बारे में एग्जाम में देखने को मिलता है। कितना बजट आवंटित हुआ है? तो मनरेगा में इस बार आप लोगों को 86,000 करोड़ आवंटित किया गया है। सोलर पावर ग्रिड स्कीम में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, और सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का जो विकास में 6900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को 2100 करोड़ रुपए जो है दोस्तों वो आवंटित किए गए। आई होप दोस्तों कि बजट से रिलेटेड क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जो भी आप लोगों को इसमें कमी लगती है आप लोग हमें सजेस्ट करिए, अगले वीडियो में हम लोग उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ में जो भी आप लोगों को वीडियो मिलेंगे उनको आप लोग थॉरली फॉलो करिए। आप लोग एग्जाम में देखेंगे तो लगभग आप लोगों को 90 प्रश्न इन्हीं वीडियो से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि समय कम बचा हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी में आप लोगों को नई चीज़ें बताई जा सकती हैं। वो फैक्ट्स आप लोगों को बार बार दोहराए जाएंगे जो आप लोगों को एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक, आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।